जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं केजीएस डिफेंस। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जो है डायरेक्ट एसएसबी के लिए। यानी कि जितने बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं और उन्होंने एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए सीडीएस एग्जाम दिया था, लेकिन सीडीएस एग्जाम उतना अच्छा नहीं हो पाया या फिर सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर एफकैट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक आखिरी मौका है यहां पर, और वो है आपका टीजीसी एंट्री। जो एंट्री है ये है 140वीं 148th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री है, जो कि जनवरी 2025। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो इतना बता देता हूं कि यानी कि जनवरी 2025 में आप सीधे जाएंगे कहां पर, आईए में, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। ये डायरेक्ट आपकी आर्मी के लिए ही होता है, सीधे आपको पोस्ट मिलता है कौन सा, आपका लेफ्टिनेंट का। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है आईएमए में, देन आपको ये पोस्ट दे दिया जाता है। अब इसकी मैं बात करूं तो इसका फॉर्म जो है आ चुका है और ये फॉर्म आ गया है, तो फॉर्म के रिलेटेड जो चीजें हैं वो आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ब्रांच आपके क्या होने चाहिए, या फिर आप बाकी डिटेल्स आपकी क्या होनी चाहिए, वो हर एक चीज यहां पे मैं बताऊंगा। अपियरिंग स्टूडेंट्स कौन दे सकता है ये, उनके लिए भी बताऊंगा। कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो आपको फुलफिल करना होता है, और वो फुलफिल करेंगे तभी आपको डायरेक्ट कॉल आता है, और उस कॉल के बाद से आप सीधे एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उस एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले ये मत भूलिएगा कि केजीएस डिफेंस हमारी एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहां पर करा रहा है। कौन सा सेंटर है वो, करोल बाग दिल्ली। करोल बाग दिल्ली में आपको गाइडेंस मिलता है यहां पर, तो आप डायरेक्ट वहां जाने से पहले हमारे पास आइए और एक गाइडेंस लीजिए, देन गाइडेंस के बाद ही आप जाइए एसएसबी इंटरव्यू देने। वो चाहे आप इलाहाबाद जाएंगे यानी कि प्रयागराज, या फिर भोपाल, या फिर बैंगलोर, या फिर जलंधर, ये चार आपके हो जाएंगे इंडियन आर्मी के सेंटर्स जहां पर एसएसबी होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये 148th आपका है। आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए वो आपकी इंडियन हो, या फिर आप जो है नेपाल के रहने वाले हो, या माइग्रेट होके आए हुए हो। कहां से आप, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इस तरह के कुछ कंट्रीज है वहां से आए हुए हैं। तो इसके अलावा अब मैं बात करूंगा एज का। जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 20 से लेकर 27 साल। ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप डिफेंस फोर्सेस में एज ए ऑफिसर जाते हैं तो वहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के आते हैं, हर किसी के लिए एज लिमिट जो है वो फिक्स होता है, एक ही होता है, जो है यहां के लिए कितना, 20 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। वो एज कब काउंट होता है, तो जनवरी 2025 में होगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कब से बेटा, तो 20 से 27 साल होना चाहिए। कब, 1 जनवरी 2025 को। यानी कि सीधे से बात है कि कैंडिडेट जो है वो बोर्न होना चाहिए कब, 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2005, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 है तो आप एलिजिबल हैं, अगर 2 जनवरी 2005 हो जाएगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आप अभी भी 20 साल के कम ही माने जाएंगे। उसके अलावा अगर आप 1 जनवरी 1998 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा अब ये डेट ऑफ बर्थ का जो रिकॉर्ड होता है वो कहां से देखा जाता है, तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है और वही फाइनल होता है। वही डेट के बेस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आप और कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो बेटा ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री वाले बच्चों के लिए ही है, चाहे आप बीटेक किए हो या फिर बीई किए हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा देखो, अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2025 को आप जाएंगे कहां पर, तो आईएमए, उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट आईएमए। अब फाइनल ईयर का जो कैंडिडेट है उसके लिए यह चीज ध्यान रखना है कि उसका फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो 1 जनवरी 2025 के बाद ना हो,
उससे पहले पहले हो गया है तो ही वो बच्चा एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगले साल जो भी बच्चा फाइनल ईयर में जाने वाला है इंजीनियरिंग में 4th ईयर में, वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। यानी कि जो भी बच्चा अब जुलाई में स्टार्ट करेगा या अगस्त में फाइनल ईयर शुरू करेगा वो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म वही भरेंगे जो कि अभी अभी फाइनल सेमेस्टर में जाने वाले हैं या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपका यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 जनवरी 2025 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। क्लियरली ये मेंशन है यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिटेल्स थे। अब इसके अलावा बेटा थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता हूं यहां पर, तो क्या होता है कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर स्टडिंग कैंडिडेट will be provisionally allowed to appear in SSB subject to following conditions। ये conditions क्या होते हैं? Their cumulative percentage of marks up to 6 semester और 3rd year। अगर आपके ईयरली है तो 3rd year होगा, अगर सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर होगा। ठीक है, ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री अप टू 8th सेमेस्टर या 4th ईयर आपका है बीटेक किसका, बी आर्च है अगर आपका, एंड अप टू 2nd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर ऑफ MSc इसके लिए भी है कि इसमें इज नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम डिसिप्लिन इज नॉट बिलो द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज इन देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग कट ऑफ है, उस कट ऑफ से नीचे नहीं होना चाहिए। अब आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल ईयर रिजल्ट क्या होता है, द कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर या ईयर डिग्री कोर्स विल ऑल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फेलिंग मींस द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड, आपके कैंसिल हो जाएगा। अब कैंडिडेट जो है फाइनल सेमेस्टर, अब इसके अलावा मैं यहां पे बात करूंगा बेटा ब्रांच वाइज वैकेंसी का, यानी स्ट्रीम वाइज अगर मैं वैकेंसी की बात करूंगा तो यहां साफ साफ मेंशन है बेटा कौन सा ब्रांच, सिविल। सिविल के अंदर सिविल भी आता है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी एक ब्रांच होता है वो भी आता है। अगर इन दोनों ब्रांच में से आपका कोई भी ब्रांच है तो आपके लिए वैकेंसी है 7। अब उसमें देखो सब कैटेगरी क्या क्या है आपकी, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इस तरह से बहुत सारी ये है जो कि आपका जो डोमेन ब्रांच है वो है सिविल और ये आपके सब डोमेन ब्रांच होते हैं। अब इसके अलावा बेटा मैं बात करूं अगर दूसरे ब्रांच की तो हम लोग यहां पर आते हैं CS यानी कंप्यूटर साइंस, इसमें भी वैकेंसी कितनी है 7। क्लियरली दिख रहा है 7 वैकेंसी यहां पर है किसका, कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले में देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या MSc कंप्यूटर साइंस है, PG आप अगर है तो भी, या फिर आप IT से है तो भी, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और देखते हैं अगला ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगे। इसकी भी वैकेंसी कितनी है, इसकी सिर्फ 3 है, 3 वैकेंसी है इसकी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब आपके होंगे। इसकी वैकेंसी कितनी है 4, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलाकर 7 है आपके। ठीक है, अब बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं एक जो आपका सदाबहार ब्रांच बोला जाता है जिसके कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास भी है कितने 7 सीट है। आप वैकेंसी पे मत जाइए क्योंकि आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है यहां पर SSB देने का, तो आप जाइए और SSB इंटरव्यू जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप गाइडेंस जरूर लेके आइए। उसके अलावा बेटा कुछ और भी मिसलेनियस आपके इंजीनियरिंग के ब्रांचेज होते हैं जिसमें आपकी 2 वैकेंसी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट है या फिर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब बेटा ये जो है मैं क्या करूंगा कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल दोनों जगह इस पूरे PDF को सेंड कर दूंगा। ये PDF आप थ्रू आउट पढ़ेंगे, क्या आप एलिजिबल हैं, अगर है तो ये फॉर्म जरूर भरिए और ये फॉर्म आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी पर अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि आर्मी का है तो उसका लिंक भी मैं वहां पर शेयर करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगा,
केजीएस डिफेंस, ठीक है, केजीएस डिफेंस, ठीक है। तो ये आपको वहां केजीएस डिफेंस सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल और ग्रुप दोनों ही चीजें आ जाएंगी, उसको ज्वाइन कीजिए और बाकी डिटेल्स या बाकी ये जो भी चीजें हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये आपके ब्रांच थे, इसको आप जरूर भरिए ये फॉर्म जितने लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो ये कमीशन जो है वो है परमानेंट कमीशन। दो तरह के कमीशन होते हैं बेटा, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है कि उसमें आप 10 साल तक नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर 2 साल आप एडिशनल अपने आप से ले सकते हैं रिक्वेस्ट करके, वो मिल जाता है, और 2 साल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देगी। मतलब मैक्सिमम 14 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं और मिनिमम 10 ईयर्स तक, देन आप रिटायर होंगे और पेंशन भी आपको मिलता है, ठीक है। ये एक डिवीजन है जहां पर तो आपको परमानेंट कमीशन ये मिलता है। आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो आईएमए देहरादून में होती है, ध्यान रहे। आप इसके लिए आप ओटीए या फिर एनडीए नहीं जाते हैं, ठीक है। ओटीए जाते हैं कौन? शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले। आईएमए जाएंगे कौन? परमानेंट कमीशन वाले। तो यहां पर परमानेंट कमीशन ही होगा। ट्रेनिंग वगैरह आपकी वहां पर ही होगी जो कि 12 मंथ्स की है, क्लियरली मेंशन है 12 मंथ्स की आपकी होगी। अब देखो यहां पर जो रैंक है बेटा, रैंक का मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, अलग से आ जाएगी, बट फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, देन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके अलावा आपका हो जाता है क्या, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेन आपके जनरल आ जाते हैं। तो ये सभी इस तरह से रहते हैं। यहां पर आपका होगा कि कितने साल बाद आप जो है प्रमोट होते चले जाते हैं, 2 साल, 6 साल, 13 साल, ऐसे जितनी साल की आपकी नौकरी होती है उसके अकॉर्डिंग। अगर पेमेंट की बात किया जाए तो बेटा ये जो है आपका बेसिक पे होता है, दिख रहा है यहां पर, ये लेवल 10 है, 56,100 रुपए से लेके 1,77,500। अब ये 1,77,500 क्या होता है? तो ये होता है अगर आप सेम रैंक पर आप रिटायर होते हैं तो आपको यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन आप प्रमोट हो जाते हैं, प्रमोट होते हैं तो आपका पैसा बढ़ता जाता है। ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपके बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा आपको यहां पर मिलने वाला है। उसके अलावा रिस्पेक्ट अलग मिलता है वहां पर, तो बाकी सारी चीजें वहां पर सुविधाएं मिलती है आपको, आपके और आपके फैमिली के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा देखो यहां पे जैसे एमएसपी मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है आपको कितना, 15,500 रुपए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है बेटा। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एसएसबी इंटरव्यू में जाएंगे तो एसएसबी इंटरव्यू का मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां आपका 5 डेज का इंटरव्यू होता है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिवाइड होता है। स्टेज 1 स्क्रीनिंग होता है, जिसमें आपका पीपीडीटी के अलावा आपका एक और पार्ट होता है, वो होता है OIR, ठीक है। OIR का भी टेस्ट होगा। तो ये चीजें आपको होती है स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो आपको स्टेज 2 में जाना होता है, और स्टेज 2 आपको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में बेसिकली, जिसमें होता है एक साइकोलॉजी जो कि सेकेंड डे होता है, देन होता है आपका GTO जो कि 3rd डे और 4th डे होता है, ठीक है, वो भी डिवाइडेड होता है। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू आपका सेकेंड डे से लेकर 4th डे किसी भी दिन हो जाएगा। आप ये टेस्ट दे रहे होंगे साइकोलॉजी और आपका GTO। बाकी जो टाइम बचता है सेकेंड हाफ, उसमें आपका हो जाता है क्या, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू आपका सेकेंड हाफ में हो जाएगा, ठीक है। अब 5th डे यानी कि फाइनल डे आपका होता है कॉन्फ्रेंस, जहां पर पूरे जितने भी आपके असेसर्स हैं वो सभी एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं। वहां पर हर कैंडिडेट 1 by 1 जाता है और फिर वहां पर छोटे से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो बच्चा आपका बाउंड्री लाइन पे होता है उससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज फिर वहां पर आपको क्या, नॉर्मल से 3 क्वेश्चन पूछ के और फिर बाहर कर दिया जाता है। फिर फाइनल रिजल्ट आता है और जो भी रिकमेंड होता है बच्चा उसको रोका जाता है। फर्दर आपका 5 डेज का मेडिकल होता है जो कि 3 to 5 डेज वैरी करता है, वो मेडिकल होगा। देन अगर आप मेडिकली भी फिट हो जाते हैं तो फिर अब आता है आपका मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद से आप सीधे जाते हैं कहां पर, चले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, यानी कि आईएमए जाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस है आपका। यहां पर कई लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि रनिंग करना है, रनिंग वगैरह नहीं होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह की चीजें नहीं होती है। जीटीओ में जाएंगे तो उसके कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके थ्रू आपको जाना होता है, वो सारी चीजें फुलफिल करना होता है। वो हर एक चीज हम लोग यहां पर आपको बताते हैं। जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए आएंगे
करोल बाग दिल्ली, तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएगी। उसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी चीजें, एनडीए और सीडीएस रिटर्न का भी प्रिपरेशन होता है। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और डिफेंस में एज ए ऑफिसर जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी हमारे पास एनडीए और सीडीएस के कोर्सेस हैं, जो कि 29 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप देहरादून जा सकते हैं। देहरादून सेंटर पर हमारा एनडीए और सीडीएस दोनों का ही रिटन ऑफलाइन वहां पर एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। उसके अलावा पटना अगर सेंटर की बात किया जाए, तो पटना सेंटर में आप जाएंगे तो वहां पर आपका एनडीए का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो ये हमारे बैचेस हैं। इसके अलावा हमारा एसएसबी इंटरव्यू का जो क्लासेज है वो चलती है करोल बाग दिल्ली में। तो ये हमारे तीनों सेंटर है जहां पर डिफेंस के पार्ट है। उसके अलावा ऑनलाइन के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, प्ले स्टोर पर जाइए और खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आप जाके और डिफेंस सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ऑनलाइन के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू के भी कोर्सेज आपको नजर आएंगे। उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।